जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और 5वां चैप्टर का 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हम महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना, बौद्ध और मगध साम्राज्य ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब कि एक ही टाइम के हैं। जिस टाइम पर बुद्ध थे उसी टाइम पर मगध साम्राज्य का भी निर्माण हुआ है। अब एक साम्राज्य का निर्माण किस बेस पर हो रहा है, ध्यान देना। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं पाषाण काल, उसके बाद पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद पढ़े हैं वैदिक काल। तो देखिए, पाषाण काल में पत्थर यूज करते थे, हड़प्पा काल में तांबा और कांसा यूज करते थे। फिर उसके बाद वैदिक काल आए। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में सब लोग जानने लगते हैं। लोहे के बारे में जानने की वजह से ही कई सारे औजार बनाना ये लोग सीख जाते हैं और उसी का एक रिजल्ट है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के निर्माण होने के कई अलग अलग कारण होते हैं। एक तो धार्मिक कारण, दूसरा होता है लोहे की वजह से। लोहे की वजह से कृषि में कई सारे अलग अलग बदलाव होते हैं। जैसे कि हल चला रहे हैं तो हल चलाने में लोहे का यूज करते हैं। जुताई, निंदाई, गुड़ाई जो वाला काम करते हैं, ये सभी में लोहे का यूज करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो कृषि करने वाला काम है वो आसान हो जाता है। और उसके अलावा पहले लोग अपने पेट भर के लिए खाना पीना उगाते थे, लेकिन बाद में व्यापार के लिए भी उगाने लगे। इससे क्या हो गया कि जो अधिशेष बचता था, जो व्यापार के लिए बेचने जाने के लिए रखते थे, वो अधिशेष कहलाता है। तो वो अधिशेष दूसरों तक पहुंचने लगा। तो इससे क्या हो गया कि एक नगर का निर्माण होने लगा, व्यापार का निर्माण होने लगा। इसी टाइम पर जैसे कि लोग छोटे छोटे कबीले में रहते थे, 3-4 परिवार मिलकर के एक जगह, धीरे धीरे करके 4-5 कबीले मिलकर के रहने लगे थे। और आगे चल करके इन लोगों में एक भावना पनपने लगती है, एक फीलिंग्स आती है कि हमें 7-8-9-10 कबीले मिला करके एक राज्य टाइप का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये एरिया होगा बहुत बड़ा होगा और इस बड़े एरिया में हमारा कंट्रोल होगा। और यहीं से जनपद और महाजनपद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस टाइम पर टोटल 16 महाजनपद तैयार होते हैं। ये 16 महाजनपद के नाम आपको याद रखना है। 16 महाजनपद हैं अंग, मगध, मल्ल, काशी, कौशल, पांचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, सूरसेन, चेदी, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वत्स। अब जैसे कि 16 महाजनपद का निर्माण हो गया, उस टाइम पर अलग अलग कोने में ये महाजनपद थे। आगे चल करके इन दोनों में आपस में युद्ध चलने लगता है और युद्ध चलने की वजह से इनमें से केवल 4 महाजनपद बचे रह जाते हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली होते हैं, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध के बारे में सबसे पहले हमें पता चला है अथर्ववेद से, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो मगध महाजनपद है, यही आगे चल करके साम्राज्य बनता है। हमने स्टार्ट में बात किया है कि जब बुद्ध का टाइम था उसी टाइम पर मगध साम्राज्य का भी निर्माण होता है। ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इधर महाजनपद है और इसके अलावा बुद्ध के टाइम पर बुद्ध के आसपास कई अनेक गणराज्य भी थे। और ये गणराज्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। कपिल वस्तु के शाक्य, सुषमारगिरी के भाग्य, पावा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल, केसपुत के कलाम, अल्पकप के बुलीगढ़, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोली और पिपलीवन के मोरी। एग्जाम के बेस पर आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके मेंस में भी पूछ सकता है और इसके अलावा प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। जब मगध महाजनपद से साम्राज्य में बदला तो उस टाइम पर सबसे पहला वंश था जो राजा के तौर पर यहाँ शासन करता है, वो है हर्यक वंश और ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलता है। इसकी स्थापना सबसे पहले बिंबिसार ने की, मतलब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहता है। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये बुद्ध के समकालीन था, मतलब कि बुद्ध के टाइम पर था। अपने टाइम पर मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए और उसे मजबूत बनाने के लिए बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए थे। इनकी पहली पत्नी थी महाकौशल, दूसरी पत्नी का नाम था राजकुमारी चिल्लाना
और ये वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी थी और इसी ने अजात शत्रु को जन्म दिया था। इसके बाद तीसरी पत्नी थी पंजाब के मद्र कुल की प्रधान की पुत्री थी और इनका नाम था रानी छेमा। अब यहीं पर मगध और अवंती, हमने बात किया था कि 4 महाजनपद थे जो कि बचे हुए थे, मगध, अवंती, वत्स और कौशल। कौशल के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब अवंती बचा और अवंती के साथ मगध और अवंती ये दोनों युद्ध कर रहे थे और इस टाइम पर अवंती के जो शासक थे वो चंड प्रदोत थे। आगे चल करके अवंती और मगध इन दोनों के बीच मित्रता हो जाती है, मतलब कि दोस्ती हो जाती है और चंड प्रदोत को पीलिया हो जाता है। तब उस टाइम पर चंड प्रदोत बिंबिसार से मदद मांगता है और बिंबिसार के अपने दरबार में एक वैद्य होते हैं जीवक। जीवक को ही फिर चंड प्रदोत के पास भेजा जाता है और वो उसे ठीक भी करता है। इसके बाद बिंबिसार ने अंग राज्य के साथ भी युद्ध किया और अंग को भी जीत लिया, जिसके वजह से उसकी जो साम्राज्य है उसका और विस्तार हुआ और इसी टाइम पर मगध की पहली राजधानी राजगीर बनती है और राजगीर को उस टाइम पर गिरिव्रज कहते थे। हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद दूसरा शासक बनता है अजात शत्रु। ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहता है, शासन करता है। इसे पितृहंता भी कहते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसके बाद सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अजात शत्रु के टाइम पर बौद्ध और जैन दोनों ही मतों का ये पोषक था, इस वजह से बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म को संरक्षण मिला था। अजात शत्रु ने जिस टाइम पर सिंहासन पर अधिकार जमाया उसके 8वें साल में या उसके 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और इसने राजगृह में स्तूप का भी निर्माण करवाया था। अजात शत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तमणि गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीति का मतलब सम्मेलन होता है, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो बौद्ध से रिलेटेड 4 सम्मेलन या 4 संगीति हुए थे। उनमें से सबसे पहला सम्मेलन अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। अजात शत्रु की शादी या विवाह प्रसेनजित की पुत्री से हुआ था और बिंबिसार की शादी प्रसेनजित की बहन से हुआ था। अजात शत्रु के टाइम पर फिर से अवंती के साथ यहाँ पर दुश्मनी हो जाती है और फिर जो अवंती के राजा थे ये कौशाम्बी के वंश को तो हरा देते हैं लेकिन मगध में आक्रमण नहीं कर पाते हैं क्योंकि अजात शत्रु ने अपने जो राजधानी थी राजगीर वहां पर किलेबंदी कर देता है और अजात शत्रु के टाइम पर मगध साम्राज्य में अवंती के कोई भी शासक अटैक या यूं कह सकते हो कि आक्रमण नहीं कर पाते हैं। अजात शत्रु के बाद अजात शत्रु का बेटा उदयनी होता है और ये 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहता है और इसने भी अपने पिता की हत्या किया था। उसके बाद वो मगध की गद्दी पर बैठता है, तो उदयनी को भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर बसाया जिसे हम आज के पटना नाम से जानते हैं और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। इसी टाइम पर मगध का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक फैला हुआ होता है। उदयनी के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है और इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य में शासन करता है। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, इस वजह से इसका नाम शिशुनाग वंश है। इसका जो अंतिम शासक था वो महानंदीन या नंदीवर्धन था। इसमें एक और शासक होता है कालाशोक और इसी टाइम पर बौद्धों की दूसरी संगीति या दूसरा सम्मेलन होता है और काला अशोक के टाइम पर ही जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था तो यहीं पर बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बढ़ जाता है, स्थविर और महासंघिक, ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। अब शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है और ये 344 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईसा पूर्व तक रहते हैं और इस वंश के जो संस्थापक हैं वो उग्रसेन हैं। उग्रसेन को महानंदीन या महापद्मनाथ भी बोलते हैं। नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए और ये 9 राजा होने की वजह से इसे नवनंद भी कहा गया था। नंद वंश में जो 9 राजा हुए थे उनमें से 8 राजा पांडु, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाख, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद ये उग्रसेन के पुत्र थे।
मेन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट उग्रसेन, जिसे महापद्मनंद या फिर महानंदिन कहा जा रहा है। महापद्मनंद ने अपने आप को एक राट कहा और इसने पूरे मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और ये अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा था। इसने अपने टाइम पर उड़ीसा के कलिंग में युद्ध किया और उसमें जीता भी, और वहां पर इसके बारे में आपको कलिंग शासक खारवेल रहे, उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था और उस हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मनंद के द्वारा जो कलिंग विजय किया गया था इसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और इसी अभिलेख में यह भी लिखा हुआ है कि उग्रसेन महापद्मनंद ने जब कलिंग विजय किया था, कलिंग को जीता था, तो उस टाइम पर वहां पर जैन मूर्ति थी और उस जैन मूर्ति या प्रतिमा को वो अपने साथ मगध उठा करके ले आया था। महापद्मनंद के एक सबसे अच्छे मित्र थे, वो थे व्याकरण आचार्य पाणिनि। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और ये इसी टाइम पर सिकंदर भी भारत पे आक्रमण किया था, तो इसलिए ये सिकंदर के समकालीन था। घनानंद को ग्रीक लेखक में अग्रमीज कहा गया। नंद वंश में ये अंतिम शासक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये अपने टाइम पर जनता को काफी परेशान करता है, बहुत ज्यादा कर लगा देता है। इसके अलावा इसकी जो नीतियां थी ये भी बेकार थी, तो लोग, वहां की जो जनता थी वो चाहती थी कि किसी और के हाथ में यहाँ की प्रशासन व्यवस्था रहे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसकी हत्या कर दी थी और यहीं पर से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं कि इतने लंबे समय तक मगध की सफलता के क्या कारण थे, मगध साम्राज्य किस तरीके से एक बड़ा साम्राज्य बना। इसके दो चार रीजन हैं। सबसे पहले तो सबसे अच्छे अच्छे और शक्तिशाली शासक जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इस टाइप के शासक हुए और इन्होंने साम्राज्य को बड़ा करने का हमेशा प्रयास किया। नेक्स्ट रीजन था वहां की भौगोलिक स्थिति की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा पाई गई थी, तो लोहे का यूज यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट था कि यहाँ की दो राजधानियां थी, पहली थी राजगीर और ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कई सारी नदियों से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। और यही दो तीन रीजन रहे हैं जिसके वजह से मगध सफल हुआ था और एक साम्राज्य बना हुआ था।